नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी रवाना करेंगे। रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 189 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई शिग्गांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, भारत पारंपरिक हथियारों का अवैध हस्तांतरण रोकने के लिए प्रतिबद्ध। और निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी रवाना करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ये रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन तक जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ट्रेन की नियमित सेवा अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच कल से शुरू होगी और जयपुर, अलवर और गुरुग्राम में रुकेगी। अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन पर दुनिया की पहली सबसे सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से अजमेर की यात्रा के लिए मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस से भी 60 मिनट कम समय लेगी। इस ट्रेन से पुष्कर, अजमेर शरीफ दरगाह, जयपुर समेत राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जा सकेगा। आज 500 से अधिक स्कूली विद्यार्थियों को उद्घाटन स्पेशल वंदे भारत ट्रेन में निःशुल्क यात्रा का अवसर दिया जाएगा। इन विद्यार्थियों का चयन राज्य में इस ट्रेन से संबंधित आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से किया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। नई वंदे भारत एक्सप्रेस अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी, जबकि इसी मार्ग पर अब तक की सबसे तेज गति की शताब्दी एक्सप्रेस 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों के बीच नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों को रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र के विषय पर अपने विचार और अनुभव साझा करने का विशेष माध्यम होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और कीनिया के प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न देशों के सर्वोत्तम प्रचलन, अनुभव और विशेषज्ञता साझा करना है। ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सरकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और वैश्विक नेताओं के साथ सहयोग समन्वय बढ़ाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 189 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इनमें 52 नए उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। एक रिपोर्ट। सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के 32, अनुसूचित जाति के 30 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 16 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। नई दिल्ली में कल पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि केंद्रीय चुनाव समिति की सिफारिश के अनुसार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। उम्मीदवार सूची की घोषणा करते हुए भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई शिग्गांव विधानसभा सीट से और राज्य में मंत्री शशिकला अन्ना साहेब जोले निप्पनी सीट से पार्टी की उम्मीदवार होंगी। वी सोमन्ना वरुणा और चामराजनगर विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रबंधों पर निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादो ने कल बेंगलुरु में समीक्षा बैठक की। विधानसभा चुनाव के लिए कल से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। बेंगलुरु में कर्नाटक मुख्य चुनाव कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में श्री भादो ने मतदाताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए संबंधित अधिकारियों की तैनाती की भी जानकारी मांगी। बेंगलुरु के आईटी-बीटी समूह में कल सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी स्वीप अभियान आयोजित किया गया। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने
इस जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया। श्री गिरिनाथ ने आईटी-बीटी कंपनियों से अपने कर्मचारियों को चुनाव के दौरान उनकी भागीदारी के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता मंच बनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन की छुट्टी का उपयोग मतदान के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने आईटी-बीटी कर्मचारियों से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत पारंपरिक हथियारों का अवैध हस्तांतरण रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और वैश्विक स्तर पर इनका प्रसार रोकने के उपाय लागू करने के लिए मजबूत कानूनी और नियामक प्रणाली स्थापित की गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद की खुली चर्चा में कहा कि हथियारों और विस्फोटकों को गैर कानूनी हस्तांतरण तथा सामूहिक विनाश के हथियार और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। सुश्री कंबोज ने कहा कि सीमा पार से गैर कानूनी हथियारों की आपूर्ति भारत के लिए एक चुनौती है। We've been consistent in stressing the importance of addressing the rapid evolution of proliferation risks due to new and emerging technologies, particularly access to weapons of mass destruction, their means of delivery and related materials, equipment and technology by terrorist groups and other non-state actors. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल युगांडा में भारतीय व्यापार समुदाय के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने भारत और युगांडा के द्विपक्षीय संबंधों में योगदान के लिए व्यापारी समुदाय की सराहना की तथा दोनों देशों के विकास के लिए व्यापारिक संबंध और मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति और समृद्धि से युगांडा को लाभ होगा। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 10 से 15 तारीख तक युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा पर हैं। वे मोजाम्बिक के विदेश मंत्री के साथ संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। मोजाम्बिक में वे भारत वंशियों से भी बातचीत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के विश्व की सबसे तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 20 आधार अंकों की कमी के साथ 5.9% पर रहने का अनुमान लगाया गया है। ये रिजर्व बैंक के पूर्व घोषित 6.4% अनुमान से कम है। एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति 4.9% और वित्तीय वर्ष 2025 में 4.4% रहने की आशा व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वार्षिक रिपोर्ट में विश्व अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2023 में 2.8% और 2024 में 3% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये जनवरी में घोषित पूर्वानुमानों की तुलना में 10 आधार अंक कम है। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने लेखा अधिकारियों से रेलवे के लेखा परीक्षण में गैर पारंपरिक मुद्दों को भी शामिल करने को कहा है। कल नई दिल्ली में रेलवे की लेखा परीक्षा के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निर्देश विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे के विकास और विस्तार से लेखा परीक्षकों के समक्ष नई चुनौतियां उपस्थित हुई हैं। लेखा परीक्षकों के लिए लेखा परीक्षण के तरीके में समुचित बदलाव लाकर बदलती परिस्थितियों से समायोजन करना जरूरी है। उन्होंने रेलवे बोर्ड में शुरू की गई नई पहल की सराहना की। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है धूम्रपान के खिलाफ प्रधानमंत्री का देश को दिया गया संदेश। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 97वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का धूम्रपान के खिलाफ देश को दिया गया संदेश। दुनिया की जानी मानी पत्रिका लेसन के एक आंकड़े के अनुसार भारत में धूम्रपान के कारण हर साल करीब 10 लाख लोगों की जान जाती है। साल 2016-17 के ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के 29% वयस्क
तंबाकू का सेवन करते थे। जाहिर है कि ये एक सामाजिक बुराई है जिससे लोगों को दूर रहना ही चाहिए। प्रधानमंत्री मन की बात में हर बार सामाजिक मुद्दों को ही उठाते रहे हैं। इसी कड़ी में 29 सितंबर 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने धूम्रपान के खतरे की ओर देश का ध्यान दिलाया, जो आज भी बेहद प्रासंगिक है। हमने आसपास देखा है कि अगर घर में पिता चेन स्मोकर होते हैं तो भी वो घर के बाकी लोगों को स्मोकिंग करने से रोकते हैं, टोकते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चों को सिगरेट की, बीड़ी की आदत न लगे। उनकी यही कोशिश होती है कि परिवार का कोई भी सदस्य धूम्रपान न करे, स्मोकिंग न करे। वो जानते हैं कि स्मोकिंग से, तंबाकू से शरीर को भारी नुकसान होता है। सिगरेट के खतरे को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात में और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। भारत की निशा दहिया ने कल कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। ये महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा उपलब्धि है। फाइनल में निशा को जापान की एमी इशी से 10-0 से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक 6 पदक जीते हैं। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में कल रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने 173 रन का लक्ष्य 20 ओवर में 4 विकेट पर हासिल कर लिया। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम 19 ओवर और 2 गेंद में 172 रन बनाकर सिमट गई। चेन्नई में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और अब एक नजर देश के 4 महानगरों के मौसम पर। दिल्ली में दिन में तेज हवाएं चलेंगी और शाम को आसमान साफ रहेगा। तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद फरहत। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मानसून सामान्य रहने के अनुमान की खबर सभी अखबारों में है। जनसत्ता की सुर्खी है, मानसून में किसानों के लिए राहत बनकर बरसेंगे बदरा। हरिभूमि लिखता है, सामान्य बारिश, अनाज पैदावार भी होगी अच्छी। हिंदुस्तान की सुर्खी है, एल नीनो के बावजूद बारिश सामान्य, कृषि क्षेत्र को राहत के संकेत। नवभारत टाइम्स ने राजधानी के कई इलाकों में गर्म हवाओं के दस्तक देने की खबर आंकड़ों के साथ प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, इस वीकेंड गर्मी देगी 40 डिग्री टॉर्चर, खराब स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, धूल ने बढ़ाई परेशानी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, दिल्ली में गर्मी के तेवर हुए तल्ख, पारा 37 पार। दिल्ली में 12 दिनों के भीतर कोरोना से 15 लोगों की मौत। जनसत्ता की सुर्खी है, राष्ट्रीय सहारा लिखता है, कोरोना के बदलते लक्षणों ने उड़ाई लोगों की नींद, सोते वक्त हो रही है नाक बंद, थम जाती हैं सांसें। गरीब रथ में दिव्यांगजनों को नीचे की बर्थ मिलेगी। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पत्र लिखता है, रेलवे बोर्ड ने शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सभी मेल एक्सप्रेस और गरीब रथ ट्रेनों में बर्थ का कोटा आरक्षित किया। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर मना जश्न। राष्ट्रीय सहारा ने यह खबर अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। युवाओं को लुभाने के लिए शुक्रवार को कम काम का वायदा, उन्हें 40 लाख सालाना तक देने को तैयार। दैनिक भास्कर ने सोच में बदलाव शीर्षक से यह खबर प्रकाशित की है। इंटीग्रिटी पैक्ट से सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार रोकने का होगा प्रयास। एलजी ने पैक्ट को किया अनिवार्य, उल्लंघन पर अयोग्य होगा वेंडर। दैनिक जागरण की खबर है। इनोवेशन मेले में मिट्टी के कुकर से लेकर पत्ते की प्लेटें तक मिल रही हैं। राष्ट्रपति भवन में कल तक आयोजित होगा मेला। हिंदुस्तान की खबर है। और 18 लाख से अधिक छात्र करेंगे सूर्य नमस्कार। राजधानी के सभी स्कूलों में 18 अप्रैल से शुरू होगा अभ्यास। सभी अखबारों की खबर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी रवाना करेंगे। रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 189 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई शिग्गांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भारत पारंपरिक हथियारों का अवैध हस्तांतरण रोकने के लिए प्रतिबद्ध।
और निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।